चेक बाउंस के केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब भी कोई व्यक्ति आपको चेक देता है और वह जब आप बैंक में लगाने जाते हैं और वह बाउंस हो जाता है और कोर्ट में आप यह साबित कर देते हैं या ऐसा सबूत पेश कर देते हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि आपने अगले व्यक्ति को पैसे दिए हैं। आज भी हमारे न्यायालय में ऐसे केस चल रहे हैं जो बिना सबूत के आधार पर चल रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी अगले व्यक्ति को अमाउंट किया 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए का और अगले व्यक्ति ने बदले में मेरे को चेक दे देता है और जब चेक मैं बैंक में लेकर जाता हूं तो वह बाउंस हो जाता है और बाउंस के आधार पर ही मैं केस कर देता हूं। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि मैंने अगले व्यक्ति को कब वह कैसे जो अमाउंट है वह दिए थे और इसी प्रकार के ही बिना सबूत के केस न्यायालय में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए 2024 में एक बहुत ही जबरदस्त जजमेंट दिया है और यह कहा है कि जो चेक बाउंस के केस होते हैं वह किन किन कंडीशन में किए जा सकते हैं और किन किन कंडीशन में नहीं किए जा सकते हैं और यह भी बताया है कि कौन कौन से आपको एविडेंस दिखाने जरूरी हैं। अगर आप एक्यूज्ड हैं या अभियुक्त हैं तो आपको यह लगता है कि यह केस आप पर झूठा किया गया है तो आप इस जजमेंट का फायदा लेकर आप अपने चेक बाउंस के केस को खत्म करवा सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जजमेंट आपके लिए मैं लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैंने अभी आपको बताया कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी से संबंधित एक जजमेंट दिया था, दत्ता राय वर्सेज सनरप्पा, 7 अगस्त 2024। जो जजमेंट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप जाकर देख सकते हैं। इस केस में यह होता है कि जो कंप्लेनेंट होता है उसके द्वारा यह कहा जाता है कि जो मेरा दोस्त था वह मेरे पास आता है और यह कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए लोन के रूप में दे दो, मैं आपको हर महीने उसकी किस्त अदा करता रहूंगा या आपके पैसे देता रहूंगा। यह बात देखते हुए दोस्ती के नाते मैंने उसे लोन के रूप में 2 लाख रुपए दे दिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस कंप्लेनेंट के द्वारा जो उसका दोस्त था उससे पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे 2 लाख रुपए का चेक दे देता है और यह कहता है कि जब भी आप बैंक में जाओगे तो आपको 2 लाख रुपए कैश दे दिए जाएंगे। लेकिन जो कंप्लेनेंट होता है वह बैंक में जाता है लेकिन उसका चेक बाउंस हो जाता है और चेक बाउंस होने के बाद उसे धोखाधड़ी का अंदेशा लगता है और इसी आधार पर उस दोस्त को कंप्लेनेंट के द्वारा एक लीगल नोटिस भेजा जाता है और कंप्लेनेंट के द्वारा उस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ CRPC 200 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी जाती है और उस शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उस परिवादी के और जो परिवादी के जो गवाह होते हैं उनके बयान दर्ज कर लिए जाते हैं और कोर्ट के द्वारा लास्ट में यह भी कहा जाता है कि कंप्लेनेंट के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मेरे दोस्त यानी अभियुक्त ने मेरे साथ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है और उसका चेक भी बाउंस हो गया है। उसके रिगार्डिंग ऐसा कोई भी सबूत हमारे रिकॉर्ड पर नहीं आया है जिससे हम यह मान ले कि कंप्लेनेंट ने जो शिकायत की है वह सही की है और कोर्ट के द्वारा जो कंप्लेनेंट के द्वारा जो एप्लीकेशन शिकायत दर्ज करवाई गई थी उसे डिसमिस कर दिया जाता है और जो आरोपी व्यक्ति है उसे बरी कर दिया जाता है। और इस बात से एग्रीव्ड होकर यानी परेशान होकर जो कंप्लेनेंट है वह जाता है हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट में जाकर यह कहा जाता है कि जो ट्रायल कोर्ट है उसके द्वारा मेरे खिलाफ जो आदेश किया गया है वह गलत रूप से किया गया है क्योंकि मेरे पास इससे संबंधित एविडेंस भी है, 2 लाख रुपए का चेक है और वह बाउंस भी हो गया है। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा भी उस शिकायत यानी जो कंप्लेनेंट शिकायत लेके गया था उसको खारिज कर दिया जाता है और जो ट्रायल कोर्ट का आदेश है उसे एज इट इज यानी यथावत रख दिया जाता है। इस आदेश से एग्रीड होकर जो कंप्लेनेंट है वह जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास और वहां पर जाकर यह कहता है कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के द्वारा आदेश गलत रूप से किया गया है
चेक बाउंस हुआ है, उसकी रसीद भी मेरे पास है, उसके बावजूद भी मेरी शिकायत को खारिज कर दिया जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 139 में यह बताया गया है कि जब कोई आरोपी ये मान लेता है कि उसने चेक पर हस्ताक्षर किए हैं तो यह एडमिट पोजीशन है कि उसने लीगल लायबिलिटी के लिए चेक दिया है। तो जब सारे प्रजम्पशन यानी तर्क मेरे फेवर में है तो उस आरोपी व्यक्ति को बरी क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद कई जजमेंट का हवाला भी दिया जाता है और बातों को सुनने के बाद डिस्कस भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हमें एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 118 व 139 को देखना होगा। ये दोनों ही सेक्शन प्रजम्पशन के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपने किसी को चेक दिया है और उस पर आपके हस्ताक्षर हैं तो यह माना जाएगा कि जो लीगल लायबिलिटी थी उसके लिए दिया गया था और सारे तर्क भी आरोपी व्यक्ति पर हैं। तो कोर्ट में यह दिखाना पड़ेगा कि क्यों चेक बाउंस के केस में उसे रिलीफ दी जाए। जनरली अगर हम क्रिमिनल केस में देखें कि अगर कोई व्यक्ति कोई शिकायत लेकर आता है तो उसे ही यह साबित करना पड़ता है कि उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन चेक बाउंस के मामले में इसमें उल्टा होता है कि अगर सेक्शन 118 व 139 को अगर हम जॉइंट में देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो चेक बाउंस के मामले में जो आरोपी व्यक्ति है उसे ही साबित करना पड़ता है कि उसके साथ गलत हुआ है, उसने गलती नहीं की है और उसका चेक बाउंस नहीं हुआ है। क्योंकि जो कंप्लेनेंट होता है वह डायरेक्ट ही कोर्ट में जाकर यह कहता है कि आरोपी व्यक्ति के कारण चेक बाउंस हुआ है, तो आपको कोर्ट में यह साबित करना होगा कि आपकी गलती के कारण यह चेक बाउंस नहीं हुआ है और आपकी कोई भी गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, यह कानून है, इसका रिबिटल भी हो सकता है। रिबिटल का मतलब होता है कि अगर आरोपी व्यक्ति कोर्ट में कोई सबूत पेश कर देता है या कोई ऐसी बात साबित कर देता है जिससे कोर्ट को यह लगता है कि जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, उसकी बात में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ जरूर है। यानी ट्रायल कोर्ट को अगर यह लगता है कि जो शिकायतकर्ता शिकायत लेकर आया है उसमें कोई डाउट है तो उसके आधार पर प्रजम्पशन को रिबिटल भी किया जा सकता है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि हमने इतने केस देखे हैं कि शिकायतकर्ता कोर्ट में शिकायत लेकर यह आता है कि मैंने अगले व्यक्ति को पैसे दिए और अगले व्यक्ति ने मेरे को चेक दिया, चेक बाउंस हो गया और मैंने इसको लीगल नोटिस भेजा और इस आधार पर मैंने केस कर दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर उसने पैसे दिए हैं तो उस पैसों का उसने इनकम रिटर्न में शो किया है कि नहीं किया। साथ ही क्या आप ऐसा सबूत नहीं देंगे जिससे यह साबित हो सके कि आपने रुपए दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 रीजनिंग दी गई और ट्रायल कोर्ट के आदेश को और हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा और आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बात और कही है। जो कंप्लेनेंट है उसके बयानों में विरोधाभास है। अपने बयानों में जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, वह कहता है कि मैंने 2 लाख रुपए लोन के रूप में दिए थे, लेकिन जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो उसके बयानों में उसके द्वारा यह कहा जाता है कि मैंने सिक्योरिटी पर्पज के तौर पर यह पैसे दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि आपके बयानों में गड़बड़ है और प्रजम्पशन रिबिटल हो चुका है और हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। दूसरी बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि आपकी पैसे देने की कैपेसिटी है या नहीं उसका पता चलता है इनकम टैक्स रिटर्न से। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड आपके पास है ही नहीं जिससे यह साबित कर सके कि आपने 2 लाख रुपए दिए हैं। मान लीजिए कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता हूं और मैंने अगले व्यक्ति को 50 लाख रुपए दे दिए और अगले व्यक्ति ने इस बाबत मुझे 50 लाख रुपए का चेक दे दिया। जब मैं उस चेक को बैंक में ले जाता हूं तो बैंक चेक बाउंस कर देता है और हमें एक रिसिप्ट भी दे दी जाती है। साथ ही साथ जब केस न्यायालय में किया जाता है तो कोर्ट के द्वारा मुझसे यह पूछा जाएगा कि आपने
50 लाख रुपए की व्यवस्था कहां से की या आप 50 लाख रुपए कहां से लेकर आए, आपकी कैपेसिटी है कि नहीं। सेम यही बात सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में अप्लाई किया। तो हमें इस बात से यह सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे की डिमांड करता है और आपके खिलाफ कोई चेक बाउंस का केस चल रहा है, तो आप उसकी कैपेसिटी के लिए आप उसकी इनकम टैक्स रिटर्न की जो कॉपी है वह न्यायालय में मंगवा सकते हैं। और जब उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है तो कोर्ट को आप यह बताने की कोशिश करो कि इसकी इनकम टैक्स रिटर्न की कैपेसिटी ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यही कहा जाता है कि आप उसकी इनकम टैक्स रिटर्न की जो कॉपी है उसको रिकॉर्ड पर लाकर उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तीसरी जरूरी बात कोर्ट के द्वारा यह कही जाती है कि आपने यह कहा कि मैंने अगले व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए, तो 2 लाख रुपए आपने दिए हैं तो आपके पास क्या सबूत है या किसके सामने दिए थे, उसको आप सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। लेकिन आपके इतने कहने मात्र से कि मैंने 2 लाख रुपए दिए थे, इस बात को हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस केस में यह कहा गया है कि अगर अगले व्यक्ति के पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अगले व्यक्ति ने आपको पैसे दिए हैं, अगर ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाता है, उसे बरी कर दिया जाता है।